हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हमें देखना है अबाउट अपना हिस्ट्री, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में ख़त्म कर लिया था अपनी बुक 1 को कम्प्लीटली, जिसमें हमने 4 चैप्टर देखे थे। जिसमें से पहला था अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैन सेकंड था इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने मेजरली टाइम पीरियड कवर किया था फ्रॉम 2600 टू 1900। दैन सेकंड था अबाउट किंगशिप, फार्मर्स, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन, ठीक है, जो कि हमने देखा था फ्रॉम 600 BCE टू 600 CE। देन इसी टाइम पीरियड के हमने 2 और चैप्टर देखे थे, जिसमें से जो किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स था, इसमें हमने समझा था अबाउट द इकोनॉमी ऑफ दैट टाइम। देन थर्ड चैप्टर में किंगशिप कास्ट एंड क्लास, इसमें हमने देखा था सोसाइटी का एग्जाम्पल उस टाइम की विद द रेफरेंस ऑफ महाभारत। और इसी टाइम पीरियड के हमने 4th चैप्टर में देखा था अबाउट चेंजिंग ट्रेडिशंस, डिफरेंट थिंकर्स एंड बिल्डिंग्स, ठीक है। सो अब बुक 2 अपनी स्टार्ट हो गई है, जो कि डील करेगी विद मेडाइवल हिस्ट्री। और इसमें पहला चैप्टर जो है अपना है वो है, मैं नाम लिख देता हूँ, थ्रू द आइज ऑफ द ट्रैवलर्स। ओके, सो इसका देख लेते हैं हम क्या है पूरा कंटेक्स्ट। सो एंशियंट टाइम से ही लोग हमेशा क्या है ना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं। लाइक हमने देखा था पहले चैप्टर में ही कि कैसे अफ्रीका, ट्रॉपिकल अफ्रीका में लाइफ फॉर्म डेवलप होता है, ह्यूमन होमोसेपियंस, या फिर कह सकते हो उसकी पुरानी जो इवोल्यूशन से पहले जो स्पीशीज़ थी वो डेवलप होती है, और वो फिर धीरे धीरे पूरे लैंड में, जितना भी लैंड एरिया वहाँ फैल जाते हैं, ठीक है। तो ट्रैवल ही तो कर रहे हैं, ट्रैवल करके फैल रहे हैं। ऐसे ही हिस्ट्री के अलग अलग टाइम पीरियड्स पे लोगों ने ट्रैवल करना अपना, मतलब कह सकते हो ट्रैवल करते रहे हैं, है ना। एंशियंट टाइम पीरियड में बहुत से एंशियंट थिंकर्स आते हैं, या फिर एंशियंट ट्रैवलर्स आते हैं इंडिया में, लाइक फाहियान एंड हुआनजांग। ऐसे ही मेडाइवल टाइम पे बहुत से नए नए कह सकते हो ट्रैवलर्स आते हैं इंडिया। और उन्हीं मेडाइवल टाइम पे जो ट्रैवलर्स आते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू में जो उन्होंने यहाँ आके स्ट्रेंज चीज़ें नोट की, क्योंकि इंडिया में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए जो चीज़ें हो रही हैं सब नॉर्मल है, क्योंकि वो लोग ही पैदा ही हुए हैं, उस चीज़ों को बचपन से देखते आ रहे हैं। जो फॉरेन से लोग इंडिया आएंगे, उनके लिए तो चीज़ें अनोखी हैं, मतलब अनजान है वो लोग, उनको कोई कंटेक्स्ट नहीं है इन सब चीज़ों का। तो वो यहाँ की चीज़ों को नोट करना स्टार्ट करेंगे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, क्योंकि उनके लिए तो पूरी तरह से एलियन कस्टम्स हैं, एलियन इकॉनमी है, एलियन ट्रेडिशंस हैं, ठीक है। तो उनसे हमें बहुत कुछ आइडिया लगता है अबाउट दी, मतलब इंडियन मेडाइवल हिस्ट्री, ठीक है। तो अब कह सकते हो तुम, ट्रैवलर्स जब आते हैं ना, तो वो रिकॉर्ड करते हैं चीज़ों को, रिकॉर्ड करते हैं द कस्टम्स, रिकॉर्ड करते हैं रिलीजन्स, रिकॉर्ड करते हैं सोशल प्रैक्टिसेस, रिकॉर्ड करते हैं रिकॉर्ड करते हैं द कोर्ट अफेयर्स, जो भी उनको देखने को मिल रहा है वो उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत सी इंफॉर्मेशन देती हैं अबाउट, मतलब कह सकते हो इंडियन सब कंटिनेंट इन दैट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तब कुछ इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स भी देख लेते हैं हम लोग उस टाइम के। सम इम्पॉर्टेंट ट्रैवलर्स आर लाइक, एक हो गए अल बिरूनी, एक हो गए अब्दुल रज़ाक समरकंदी, एक हो गए इब्न बटूटा, देन वन वॉज फ्रैंकोइस बर्नियर, है ना, एक ऐसे टेवर्नियर थे, और ऐसे बहुत से नए नए कह सकते हो नाम हमें देखने को मिलते रहेंगे। बट मेनली जिन ट्रैवलर्स का हमें व्यू देखना है इस पूरे चैप्टर में इंडिया के बारे में, वो है द अल बिरूनी, इब्न बटूटा एंड फ्रैंकोइस बर्नियर। अल बिरूनी वॉज फ्रॉम उज़्बेकिस्तान,
इब्न बटूटा थे मोरक्को से, एंड बर्नियर वॉज फ्रॉम फ्रांस। और सबके अलग अलग टाइम पीरियड भी थे, सब अलग अलग डिनेस्टीज़ के टाइम पे आए, है ना। लाइक इनका टाइम पीरियड था समथिंग 11th सेंचुरी, इनका 13th या फिर 14th लिख दो, 14th सेंचुरी था, और इनका था समथिंग 17th सेंचुरी। ठीक है, तो सब अलग अलग टाइम पीरियड के बारे में लिखते हैं। सो हम देखना स्टार्ट करते हैं फ्रॉम, सबसे पहले हमें जो देखना है वो देखना है अल-बिरूनी के बारे में। ओके, अल-बिरूनी। सो अल-बिरूनी, एक सेकेंड, हाँ, अल-बिरूनी का बर्थ हुआ था 973 AD इन ख्वारिज़म, अ प्लेस कॉल्ड ख्वारिज़म इन उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान में इनका कह सकते हो बर्थ प्लेस है। होता क्या है कि यहाँ पे इनिशियली क्या है कि अच्छे घर से बिलोंग करते थे, तो ये फिज़िक्स, एस्ट्रोनॉमी, नेचुरल साइंसेस, हिस्ट्री, इन सब में बहुत ज़्यादा मतलब प्रोमिनेंट है ना, उसको पढ़ा करते थे। अब और ऊपर से बहुत सी अलग अलग लैंग्वेजेस में ही वेल वर्स थे। इनके क्वेश्चन लैंग्वेजेस पे आते हैं कि इनको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती थी, तो बहुत सी लैंग्वेजेस भी इनको आती थी, लाइक सीरियाक, अरेबिक, पर्शियन, हेब्रू, एंड इन्होंने संस्कृत भी सीखी थी इंडिया आके। ठीक है, क्योंकि इंडिया के कस्टम्स और ट्रेडिशंस को पढ़ना है तो इंडिया के लिटरेचर को पढ़ना पड़ेगा, एंड इंडिया का लिटरेचर था इन संस्कृत लैंग्वेज, तो इन्होंने संस्कृत को भी पढ़ा था, संस्कृत सीखी थी। अब ये इंडिया कैसे आते हैं थोड़ा उसके बारे में देखते हैं। 1017 में जो महमूद गजनी या फिर गजनवी, द एम्पायर ऑफ अफगानिस्तान या फिर गजनविद एम्पायर, वो अटैक करते हैं ख्वारिज़म को, और वहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स होते हैं उनको हॉस्टेजेस बना के ले जाते हैं, और उनमें से एक हॉस्टेज थे अल-बिरूनी। ठीक है, अब थोड़ा इंडिया का नक्शा देख लेते हैं। ये कैसा इंडिया बन गया, ओके। ठीक है, और यहाँ पे भी कह सकते हो अपना ही एरिया था उस टाइम तक तो। ठीक है, और इसके बगल में आता था यहाँ पे, इसको थोड़ा और साइड पे कर देते हैं बल्कि, यहाँ इसके इस साइड पे पड़ता था, और ऐसा नहीं कि बाउंड्री फिक्स थी, ओवरलैप भी करता था बहुत जगहों पर। यहाँ पड़ता था गजनविद एम्पायर, और इससे बाउंड्री लगती थी अपने पंजाब वाले रीजन की। तो यहीं से अब देखो, यहाँ से होता क्या है कि ख्वारिज़म से वो आ जाते हैं अफ़गानिस्तान में फिर रहते हैं बहुत टाइम तक, उनको अच्छा लगने लगता है। देन वहाँ से वो इंडिया के बारे में, कि अपने जहाँ पे उज़्बेकिस्तान ख्वारिज़म में ही उन्होंने इंडिया और इंडिया के लिटरेचर, एस्ट्रोनॉमी और बहुत से मैथमेटिक्स वर्क के बारे में बहुत कुछ सुना था, है ना। इसीलिए उनको एक इंडिया में जाने का पहले से ही वो था, इच्छा थी कि इंडिया जाना है। तो अब उनको मौका मिलता है कि वो यहाँ से जब फ्रंटियर मैच हो गया तो वो इंडिया जाएँ। ठीक, और इंडिया आते हैं वो पंजाब वाले रीजन से, और फिर इंडिया में रुकते हैं, इंडिया के बारे में पढ़ते लिखते हैं, है ना। एक तरह से इंडिया ऐसे अकेले घूमने नहीं आए थे। गजनविद ने एक इन्वेजन लॉन्च किया था इंडिया पे, उसी एक इन्वेजन में अल-बिरूनी भी आया था, फिर वो यहीं पे रुक गए, है ना। ही स्टेड हियर, ही स्टडीड अबाउट हिस्ट्री, अबाउट द कस्टम्स एंड सोशल बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। ठीक है, तो उसके बाद वो यहाँ के पढ़ना शुरू करते हैं। अब थोड़ा देखते हैं इनकी रिकॉर्ड्स में क्या क्या है इंडिया के बारे में। तो अल-बिरूनी जब यहाँ के बारे में पढ़ते हैं, तो पढ़ने के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ, हाँ, पढ़ने के बाद एक बुक लिखते हैं,
इंडिया के बारे में, जिसका नाम था द किताबुल हिंद। किताबुल हिंद, जो कि अल-बिरूनी लिखते हैं इंडिया के जिसमें सोशल कस्टम्स और ट्रेडिशंस रिकॉर्डेड है। अब थोड़ा किताबुल हिंद के बारे में अगर देखें तो किताबुल हिंद, इसके क्वेश्चंस आते हैं। किताबुल हिंद जो है वो अरबिक लैंग्वेज में लिखी गई है, अरबिक लैंग्वेज, एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू 80 चैप्टर्स। ठीक है, अब इनके किताब लिखने का पूरा एक, अब देखो क्योंकि हमें बुक के बारे में, बुक में क्या क्या लिखा हुआ सब पढ़ना है, तो पहले बुक का एक स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। सो बुक वॉज रिटन इन अरबिक लैंग्वेज, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 80 चैप्टर्स। और इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा था कि इसमें सबसे पहले बुक एक तरह से स्टार्ट होती थी फ्रॉम अ क्वेश्चन, मतलब इसका चैप्टर स्टार्ट होता है फ्रॉम अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन स्टार्ट होता था, देन उसका डिस्क्रिप्शन देते थे अल-बिरूनी, मतलब क्वेश्चन भी अल-बिरूनी खुद लिखते थे, देन उसका डिस्क्रिप्शन दिया करते थे, एंड उसके बाद कंक्लूजन, और कंक्लूजन के साथ साथ कंपैरिजन भी किया करते थे विद द अदर ट्रेडिशंस। ठीक है, अब इनकी टारगेट ऑडियंस कौन थी, इन्होंने किताब क्यों लिखी, लिख के किसको पहुंचानी थी, सब बातें इनको। तो इनकी टारगेट ऑडियंस वाज द पीपल लिविंग अराउंड अलॉन्ग द फ्रंटियर्स, है ना, वो लोग जो फ्रंटियर में रह रहे हैं, लाइक यहाँ के लोग जिनको इंडिया के बारे में जानना है क्योंकि वो इनसे कांटेक्ट में है। ठीक है, जिनको इंडिया के लोगों से रिलीजियस डिबेट करनी है, डिस्कोर्स करनी है, इंडिया के रिलीजन और कल्चर के बारे में जानना है। ठीक है, वो सब अब ऊपर से जिनको इंटरेक्ट करना है, लोगों के साथ ट्रेड करना है, तो उनको भी, बहुत से लोगों को भी इंडिया के बारे में, इंडिया के कस्टम्स और ट्रेडिशंस के बारे में जानना था। तो मेन टारगेट ऑडियंस जो थी अल-बिरूनी की, ये लोग थे, है ना, पीपल लिविंग अराउंड फ्रंटियर, अलॉन्ग फ्रंटियर, और पीपल हु वांटेड रिलीजियस डिस्कोर्स and people who wanted to interact with Indians। ठीक है, तो ये टारगेट ऑडियंस थी अल-बिरूनी की किताबुल हिंद की। ओके ना, अब देखो, अभी तक हमने सिर्फ बुक के बारे में देखा है, बुक में क्या क्या है वो हम आगे देखने वाले हैं। अब थोड़ा समझते हैं सेकंड ट्रैवलर के बारे में। सो दिस सेकंड ट्रैवलर वाज इब्न बटूटा। ये अब अल-बिरूनी जो थे वो एक तरह से स्कॉलर थे, है ना, कोई प्रोफेशनल ट्रैवलर नहीं थे, बट कह सकते हो तुम अब ये जो इब्न बटूटा है ये प्रोफेशनल ट्रैवलर थे, इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ ट्रैवल ही किया है। ठीक है, सो इब्न बटूटा वाज बॉर्न इन टैंजियर इन मोरक्को, टैंजियर मोरक्को में, और एक तरह से स्कॉलर फैमिली में पैदा हुए थे। और इनिशियली इन्होंने शरिया एंड इस्लामिक टेक्स्ट पढ़ लिया था क्योंकि स्कॉलर फैमिली से थे। ठीक है ना, अब इनका मानना था कि नॉलेज होती है, नॉलेज बुक्स एंड जो स्टडीज़ है उससे ज़्यादा ट्रैवलिंग या फिर ट्रैवल करने से आती है। ठीक है, इसीलिए उन्होंने ट्रैवल करना स्टार्ट किया था और एक तरह से प्रोफेशनल ट्रैवलर बन गए थे। ही ट्रैवल्ड मोर देन 1,17,000 किलोमीटर्स एट दैट टाइम, है ना, उस ज़माने में 1,17,000 किलोमीटर उन्होंने ट्रैवल किया था, जितना लोग आज नहीं करते। और इन्होंने एक ट्रैवलॉग लिखा, एक सेकेंड रुको, इसको बाद में बताता हूँ, पहले देखो अब ये घूमने कौन कौन सी जगह गए थे। मैं घूमने इंसान ट्रैवल करने, वहाँ के बारे में रिकॉर्ड भी रखते हैं, लाइक पहले तो आसपास के एरिया, नॉर्थ अफ्रीका के, सीरिया, देन वेस्ट एशिया, इराक, पर्शिया, यमन, देन वो आते हैं फिर नॉर्थ अफ्रीका और ईस्ट अफ्रीका भी घूमते हैं, सेंट्रल एशिया घूमते हैं, देन फ्रॉम इंडिया, उसके बाद मालदीव्स, इंडिया से मालदीव्स, देन चाइना जाते हैं, सेंट्रल एशिया जाते हैं, रशिया तक जाते हैं, इंडोनेशिया जाते हैं। तो बहुत सी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ और रूट्स इन्होंने ट्रैवल किए हैं। ठीक है, और इनको बहुत बार कंपेयर किया जाता है फ्रॉम मार्को पोलो, हु वाज आल्सो अ ट्रैवलर,
जो भी इंडिया तक आए थे, ही वॉज ट्रैवल फ्रॉम इटाली। ठीक है, तो इब्न बटूटा क्या करते हैं, अब ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं इंडिया के लिए। सो इन 1333 में इब्न बटूटा सिंध पहुंचते हैं, है ना, बाया सेंट्रल एशिया, मतलब पहले सेंट्रल एशिया में रहते हैं, देन वहाँ से नीचे आते हैं सिंध में। ठीक है, एंड दिल्ली पहुँचते हैं ये इन 1334। ठीक, और ये आ रहे हैं 14th सेंचुरी में। नाउ अब मोहम्मद बिन तगलक जो था, उनके कि बहुत इनके एडवेंचर्स बहुत ज़्यादा, मतलब कह सकते हो एस्पायरिंग थे, और ये बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन भी थे। इसीलिए इनकी नॉलेज से इम्प्रेस हो गए उस टाइम पे जो दिल्ली के रूलर थे, मोहम्मद बिन तगलक, है ना, मोहम्मद बिन तगलक। इन्होंने इब्न बटूटा को रख लिया था एज अ काजी या फिर एज अ जज ऑफ दिल्ली, है ना, मतलब जज, और ऊपर से कुछ टाइम के लिए, ऐसे परमानेंट नहीं थे, उसमें भी इनको कुछ टाइम के लिए जेल भी कर दिया गया था बिकॉज ऑफ सम मिसअंडरस्टैंडिंग, और बाद में इनको छोड़ दिया गया था। इसके बाद छोड़ने के बाद राजा ने इन 1342 इनको एक अपना एनवॉय बना के भेजा टू चाइना। और अब चाइना जाने से पहले करते क्या है, चाइना जाने से पहले ये श्रीलंका जाते हैं, ये मालदीव्स जाते हैं, ये बंगाल वापस आते हैं, देन वापस एक राउंड मारते हैं पूरी लोकेशन का, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं, फिर सुमात्रा जाते हैं, उसके बाद हाँ यहाँ से फिर चाइना निकलते हैं। ठीक है, और चाइना में जाते हैं टू अ टाउन कॉल्ड जैतून, ऑल्सो करेंटली नोन एज क्वांजोउ। और ये कहा जाता है कि ये बीजिंग तक जाते हैं, बट उनको बहुत समय तक वो एरिया अच्छा लगता नहीं है, इसलिए वहाँ से जल्दी ही लौट आते हैं उसके बाद। अब इब्न बटूटा अपने ट्रैवलॉग में लिखते हैं, पहले इनके ट्रैवलॉग का नाम भी देख लेते हैं हम लोग। इस ट्रैवलॉग, इनका जो ट्रैवलॉग है, इट इज़ कॉल्ड रिहला। रिहला, तो इसमें बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ के बारे में लिखते हैं, अबाउट मतलब व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, है ना, वो भी उस टाइम पे क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ थे, हमें उसका आइडिया मिलता है। लाइक वो कहते हैं कि ट्रैवल टाइम बहुत ज़्यादा था, ट्रैवल टाइम वॉज हाई। दूसरी चीज़, ट्रैवल टाइम वॉज हाई से क्या मतलब है कि मुल्तान से दिल्ली पहुंचने में इन्हें अप्रॉक्सीमेटली 40 डेज़ लग गए थे, और ऊपर से सिंध से दिल्ली में 50 दिन लगे, और दौलताबाद से दिल्ली जाने में 40 दिन लग रहा है। मतलब एक किसी डिस्टेंस फिर किसी डेस्टिनेशन पे अगर निकलना चाह रहे हैं तो उनको वहाँ पहुँचने में अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 महीने लग रहे हैं। और दूसरी चीज़, इतने लंबे सफ़र में सिक्योरिटी कंसर्न्स रहते हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स, है ना। बहुत बार लोग रास्तों पे या फिर रात में लूट पाट करते हैं, है ना, कोई ट्राइबल एरिया से गुजर रहे हैं, फिर कहीं लूट डकैत बैठे हुए हैं तो वो लूटते हैं लोगों को। बहुत बार इन पे भी अटैक हुए हैं, इनके दोस्त कुछ घायल भी हुए हैं, ये भी घायल हुए हैं, राइट। सो इसीलिए ज़्यादातर ये ट्रैवल करते थे, मतलब ट्राई करते थे ग्रुप में ट्रैवल करें, कारवान प्रेफर करते थे। दूसरी प्रॉब्लम होम सिकनेस, घर की याद आना, इतने टाइम तक बाहर थे घर से। और चौथा अनसर्टेनिटी, कोई भरोसा नहीं कब तक ट्रैवल कर पाएँ, कब तक हिम्मत चलेगी, कब तक नहीं चलेगी। दूसरी चीज़, ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, तो ट्रैवल कैसे करना पड़ जाए कब, उसका भी कोई आइडिया नहीं है। अब इब्न बटूटा बहुत टाइम तक ट्रैवल करके 1934 में, 1354 में 30 साल बाद वापस लौटते हैं, और इनकी बुक जो थी उसको वहाँ के रूलर जो थे वो अपॉइंट करते हैं एक नए बंदे को, इब्न जुज़े, कि उनके पूरे रिकॉर्ड को उनके डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करें और उनके पूरे रिकॉर्ड को एक तरह से कंपाइल करके रखें। ठीक है, ये इब्न बटूटा की रिहला की बात हो रही है। देन थोड़ा सा इनके बुक के बारे में भी देख लेते हैं, रिहला में क्या था। तो हिज बुक नेम वॉज रिहला। अब रिहला वॉज ऑल्सो रिटन इन अरबिक लैंग्वेज, और एक तरह से ट्रैवल लिटरेचर ही थी ये बुक। इसमें स्पेशली इंडिया के ऊपर कुछ नहीं था, इसमें जहाँ जहाँ वो घूमने गए सब के ऊपर कंपाइलेशन था, है ना। ये बहुत जगह के न्यू स्ट्रेंज
कल्चर्स, पीपल्स, बिलीव्स, वैल्यूज़, हर चीज़ को रिकॉर्ड करके रखा हुआ था. और ऑल्सो इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट रिच ट्रैवलॉग ऑफ द वर्ल्ड. ओके, अब होता क्या है कि इनकी बुक को पढ़ने के बाद बहुत से नए लोग जब इनकी बुक से एक्सपोज्ड हैं वो सेंट्रल एशिया, पर्शिया वगैरह से इंडिया पे आना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे ट्रैवल लिखना शुरू करते हैं जब उनको इंडिया के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलती. और इससे इंस्पायर होकर बहुत से नए ट्रैवलर्स इंडिया आते हैं. लाइक न्यू ट्रैवलर्स लाइक अब्दुल रज़ाक समरकंदी, जिनकी बात हमने पहले की थी, फ्रॉम पर्शिया. महमूद वली बल्खी एंड शेख अली हज़न. तो ये थे पर्शिया से महमूद वली बल्खी फ्रॉम अफ़गानिस्तान एंड शेख अली हज़न फ्रॉम ईरान. तो ये लोग भी इंडिया आना था स्टार्ट करते हैं इनकी बुक को पढ़ के फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ 1400 टू 1800. ठीक है ना. अगला हम देखते हैं अबाउट मिस्टर फ्रैंकोइस बर्नियर. फ्रैंकोइस बर्नियर. सो बर्नियर जो थे ये एक यूरोपियन ट्रैवलर थे. इनसे पहले बहुत से नए बहुत से ट्रैवलर आ चुके थे इंडिया, लाइक रॉबर्टो नोबिली फ्रॉम इटली, डुआर्टे बारबोसा फ्रॉम पोर्तुगल, डोमिंगो पाइज फ्रॉम पोर्तुगल, जीन बैप्टिस्टे टेवर्नियर फ्रॉम फ्रांस जहाँ से फ्रैंकोइस बर्नियर आए थे, एंड देन डॉक्टर निकोलाओ मैनुकी. ये तो इंडिया में सेटल ही हो गए थे लाइफ टाइम के लिए, इनको वापस जाने का मन ही नहीं किया. देन अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं एक बार. जो रॉबर्टो नोबिली थे ये बहुत से इंडियन टेक्स्ट्स को इन्होंने कन्वर्ट या फिर ट्रांसलेट किया था इन यूरोपियन लैंग्वेजेस. ठीक है. और डुआर्टे बारबोसा, डोमिंगो पेज, इनका इंपॉर्टेंट रेफरेंस हमें देखने को मिलता है इन द चैप्टर ऑफ विजयनगर एम्पायर. ठीक है. जीन बैप्टिस्टे टेवर्नियर जो हो गए, टेवर्नियर ट्रैवल टू इंडिया एटलीस्ट 6 टाइम्स. एटलीस्ट 6 टाइम्स आते हैं यहाँ पे. ठीक है. और जो मैनुकी थे इनके बाद मैंने बताया ये वापस यूरोप गए ही नहीं. ओके. नाउ अब देखते हैं अबाउट बर्नियर. सो बर्नियर जो थे वो एक फ्रेंच डॉक्टर थे या फिर डॉक्टर फिजिशियन कह सकते हो, है ना. डॉक्टर के साथ साथ पहले के लोग एक डिग्री लेके खुश तो होते नहीं थे. ही वॉज ऑल्सो अ पॉलिटिकल फिलोसोफर, ही वॉज ऑल्सो अ हिस्टोरियन. अब वो इंडिया में रुकते हैं फॉर 12 ईयर्स. फॉर 12 ईयर्स ही स्टेड इन इंडिया और उनका टाइम पीरियड था 1656 टू 1668. एंड इनिशियली ही वॉज अपॉइंटेड एज अ फिजिशियन ऑफ दारा शुको. जो कि शाहजहाँ के बड़े बेटे थे, है ना. ये फिर कह सकते हो तुम औरंगज़ेब के बड़े भाई. ठीक है. लेटर जब औरंगज़ेब इनको मार देते हैं तो फिर इनको बचने के लिए अपनी जगह ढूंढनी पड़ती है और फिर ये एक मुग़ल नोबल दानिशमंद खान के प्रोटेक्शन में आते हैं और उनके साथ रहते हैं. दानिशमंद खान के प्रोटेक्शन में रहने लगते हैं जिससे इनको भी कोई मतलब ख़तरा ना हो जान का, क्योंकि वो दारा शुको से कनेक्टेड थे. ओके. अब इनकी हमें ट्रैवलॉग जो इनका है, इनके ट्रैवलॉग में मेजरली देखने को मिलता है द थीम ऑफ ईस्ट वर्सेस वेस्ट.
ईस्ट का मतलब कि एशियन कंट्रीज़ लाइक चाइना, लाइक इंडिया, और वेस्ट का मतलब यूरोप, सिंपल, ठीक है। तो इनकी हमें पूरे बुक में या फिर ट्रैवलॉग में देखने को मिलता है अबाउट कंपैरिजन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। सो ये बहुत से अलग अलग पार्ट में इंडिया के अलग अलग पार्ट अलग सिचुएशंस में जाते हैं और उसको कंपेयर करते हैं फ्रॉम यूरोपियन सिचुएशंस एंड कंडीशंस, ठीक है। और इनके कंपैरिजन में हमेशा फिर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इनके कंपैरिजन में हमेशा इंडिया वॉज शोन ब्लीक व्हेन कंपेयर टू यूरोप, है ना। हमेशा उन्होंने इंडिया को थोड़ा नीचा दिखाते हुए बताया। इसका रीज़न भी ये है कि इनकी जो राइटिंग्स थी डेडिकेटेड थी टू द फ्रेंच रूलर लुइस 14th। तो अब इफ़ वो यूरोप के बारे में लिख रहे हैं और इंडिया के बारे में लिख रहे हैं तो, और ऊपर से वो अपनी राइटिंग्स डेडिकेट कर रहे हैं लुइस 14th को, तो वो उनके यूरोप के बारे में तो कुछ गलत लिखेंगे नहीं जहाँ पर उनकी कंट्री है। ऑफकोर्स ही विल राइट सम डिसएडवांटेजेस फ्रॉम आवर साइड, तो वो इंडिया को थोड़ा नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ऊपर से इनकी बहुत सी राइटिंग्स हमें देखने को मिलती हैं जो कि वो लिखते हैं फ्रेंच ऑफिशियल्स और मिनिस्टर्स को, राइट। और इसीलिए अब क्योंकि यूरोप को इतना बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं और इंडिया को इतना ब्लीक दिखा रहे हैं, तो इसीलिए इनकी राइटिंग्स जो है वो बहुत पॉपुलर भी होती हैं यूरोप में, बहुत ज़्यादा पॉपुलर। इनकी जो राइटिंग्स थी बिकेम वेरी पॉपुलर इन यूरोप। अब रीज़न क्या था पॉपुलर होने का? पहला रीज़न तो ये है कि जो इनकी राइटिंग्स सबके पास पहुंचनी चाहिए, तो उसका काम, पहुंचाने का काम सब किसने किया? प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। यूरोप में प्रिंटिंग रेवोल्यूशन आ चुका है। दूसरा, इसके ट्रांसलेशन, इट वॉज पब्लिश्ड इन फ्रेंच इन 1670, और उसके बाद ही बहुत टाइम नहीं लिया गया, थोड़े टाइम के अंदर ही ये ट्रांसलेट होती है इन इंग्लिश, इन डच, इन जर्मन एंड इन इटालियन। तो ये लगभग पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए ट्रांसलेट होती है और सबके पास पहुंचती है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से। और बहुत से कह सकते हो अरेबियन और पर्शियन टेक्स्ट जिनके बारे में ओरिजिनल इंडिया के बारे में, जिनके अंदर ओरिजिनल इंडियन कल्चर और कस्टम्स के बारे में लिखा गया है, वो बहुत से नए ट्रैवलर्स इब्न बटूता के बाद आए, उनके ट्रैवलॉग्स कभी पब्लिश हो ही नहीं पाए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। तो इनको एक एड मिल गया, इसलिए इनकी राइटिंग ज़्यादा पॉपुलर हो गई और इंडिया को लोग एक तरह से ओरिएंटल या फिर कह सकते हो पुराने या फिर पिछड़ी नज़र से देखने लगे, राइट ना। अब तीनों पोएट जो अपने ट्रैवलर्स थे, इनको इंट्रोडक्शन ख़त्म हो गया। नाउ वी हैव लुक अबाउट देयर वर्क्स, है ना। इनके वर्क्स जैसे कि अल बिरूनी का वर्क है, अल बिरूनी एंड द एलियन वर्क, ये इनके टॉपिक का नाम है। अल बिरूनी एंड द एलियन वर्ल्ड। एलियन वर्ल्ड का मतलब क्योंकि वो अनजान थे यहाँ के, इस लैंड से, यहाँ के कस्टम एंड ट्रेडिशन से, इसलिए एलियन वर्ड का यूज़ किया गया है ना, एलियन वर्ल्ड। तो इनकी पूरे बुक्स में क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थी यहाँ के बारे में, उसके बारे में हमें देखना है। देन इसके बाद आएगा अबाउट रेहला में क्या क्या था, और उसके बाद हम देखेंगे माई ट्रैवल्स इन दी मुगल एम्पायर या फिर इंडियन एम्पायर, जो कि लिखते हैं फ्रैंकोइस बर्नियर, ठीक है। तो इसकी ये सब टॉपिक्स हम देखने वाले हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।